नेक्स्ट थिंग, टिल रिसेंटली अगस्त 2006, मतलब अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। प्लूटो को हम प्लैनेट कंसिडर करते थे, ठीक है। 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया था। इसकी आप फुल फॉर्म याद रखोगे, IAU। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है IAU की फुल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसने 2006 में प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया था प्लैनेट्स की लिस्ट से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। जो प्लूटो था बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा था, इसीलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया, अलोंग विद सीरीज 2003 एंड UB313। ये सारे प्लैनेट्स हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब छोटे प्लैनेट, ठीक है, बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में छोटे प्लैनेट। नाउ लेट अस मूव टू द अर्थ, ठीक है। उससे पहले हम ये कर लेते हैं, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers। तो एस्ट्रोनॉमर्स किन्हें कहा जा रहा है? जो मूवमेंट को स्टडी करते हैं ऑफ दी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम आता है आर्यभट्ट का। ही वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम से ही बहुत फेमस हैं। ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने उस टाइम पर ही ये बता दिया था कि जो मून है और ये जो प्लैनेट्स हैं ये शाइन करते हैं, किससे? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। जो सन की लाइट इनके ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जैसे मून शाइन कर रहा है, ठीक है। मून से अर्थ भी शाइनी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में काफी सारे एस्ट्रोनॉमर अभी भी लगे हुए हैं। तो अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अनअर्थड होंगी, ठीक है। सो देयर आर lot of information to come. Now the अर्थ की तरफ चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। प्रोबेबली यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हमें पता है। अर्थ की पोजीशन कौन सी है? थर्ड पोजीशन, सन से थर्ड। फर्स्ट है मरकरी, सेकंड वीनस है, एंड जो थर्ड प्लैनेट है वो है सन। ओके, सो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अर्थ। इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट, साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा साइज में लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। साइज में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है। और फिफ्थ हो गया अर्थ। सो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स। अभी हमने शेप की बात की जियोइड की, जियोइड किस तरीके की शेप होती है, वही शेप हमारी अर्थ की होती है। तो अर्थ की शेप देखो, यहाँ पर जियोइड का मतलब हो गया अर्थ लाइक शेप। अब ये कैसी है? स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पर, ठीक है, एंड इट बल्जेस आउट एट दी सेंटर। सेंटर में बल्ज आपको दिखाई देगा, जबकि पोल्स पे फ्लैटन है। मैं आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, आई हैव ड्रॉन अर्थ। यहाँ पर पोल्स में क्या है? अर्थ पोल्स से फ्लैटेंड है, लेकिन जो सेंटर का पार्ट है वो ऐसे बल्ज आउट करता है। अगर आप किसी बॉल को लें, उसे पोल से प्रेस कर दें, तो सेंटर वाला पार्ट बल्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये शेप है जियोइड, ठीक है। तो अर्थ की शेप है जियोइड, और इस वर्ड का ही मतलब है शेप लाइक अर्थ, ठीक है। एक बार और ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो पोल से कैसे फ्लैटेंड है, और जो सेंटर है, सेंटर से बल्ज आउट कर रहा है। सो ये है एक्चुअल अर्थ की शेप। हम स्फेरिकल वैसे ड्रॉ करते हैं, कहने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, बट जो एक्चुअल शेप है अर्थ की वो है जियोइड। तो यहाँ पे देखा बल्ज आउट हो रही है सेंटर से। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर एक टॉपिक है डू यू नो। यहाँ पे बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हैं डू यू नो, ठीक है। अब उससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे यहाँ पर लाइफ क्यों है? सिंस द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना ही अर्थ बहुत गर्म है, ना ही अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी है। वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इट इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ। अर्थ नियरेस्ट नहीं है सन के, ठीक है, और सन से बहुत दूर भी नहीं है। अर्थ की जो पोजीशन है वो काफी सुटेबल है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है अर्थ की
फर्स्ट रीजन है अर्थ पे लाइफ होने का वो है उसकी पोजीशन, कि वो थर्ड प्लैनेट है सन से। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेसेसिटी के लिए वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। उसके बाद एयर में जो मौजूद है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई अर्थ इज यूनिक प्लैनेट, सिंस अर्थ हैज लाइफ, और रीजन आपको बताना है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अब अर्थ ब्लू क्यों दिखाई देती है? लास्ट क्लास में हमने करा था कि मून से अर्थ एकदम ब्राइट दिखाई दे रही है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से। बट फ्रॉम दिस स्पेस अर्थ अपीयर्स टू बी ब्लू, क्योंकि जो 2/3 सरफेस है अर्थ की, ठीक है, जो अर्थ की 2/3 ये जो स्पेस है अर्थ का, सरफेस है जो अर्थ का, ये है पानी से ढका हुआ, इट इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। तो वही ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है। जब ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमारा प्लैनेट ब्लू प्लैनेट दिखाई देगा, ठीक है, ब्लू कलर का, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। जैसे मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर, वैसे ही अर्थ को इसके कलर की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नाउ डू यू नो, इसकी तरफ चलते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो लाइट है, लाइट की स्पीड देख रहे हो आप, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकती है कौन? लाइट। फिर भी उस लाइट को, सन से जो वो लाइट निकल रही है, उसे 8 मिनट्स लगते हैं अर्थ पे पहुंचने में, इतनी स्पीड है। फिर भी तो आप यहाँ पे डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो 150 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए लाइट को 8 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को पहुंचने में वहां पर कितने ईयर्स का टाइम लगेगा, ईयर्स या फिर लाइट ईयर्स का टाइम लगेगा अगर उस डिस्टेंस तक, इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है। वो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है द मून। आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट अभी मैं आपको बताऊंगी, वैसे मैं आपको यहीं पर बता सकती हूँ कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। नाउ जो मून है, मून काफी छोटा है अर्थ से, कितना? 1/4। इसका डायमीटर कितना है? 1/4 डायमीटर है एज कम्पेयर टू दी अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर, उसका 1/4 डायमीटर है मून का। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज द नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि बाकी जो स्टार्स हैं वो काफी दूर हैं, इसीलिए मून हमें काफी बड़ा दिखाई देता है, ओके। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखो, देखने वाली चीज क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस देखने वाली चीज है कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे। मतलब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप फिर से याद करो, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ पर मून का डिस्टेंस आप देख लो, 3 लाख। आपको ये चीज पता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में अराउंड 10 लाख होते हैं, ठीक है। और सन का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। 150 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है। तो 150 मिलियन में एक जीरो ऐड कर दिया हमने, 1500 लाख किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, 1500। और यहाँ पर कितना है? 3 लाख। कहाँ 3 लाख और कहाँ 1500 लाख, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? तो बहुत ही दूर है सन। ये यहाँ पे कंपैरिजन था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने के लिए मैं आपको एक इमेज की तरफ लेके चलूंगी। ये टॉपिक कहता है दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मतलब पूरे अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में मून को 27 डेज लग रहे हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए भी 27 डेज ले रहा है। मतलब जो टाइम पीरियड है रोटेशन का वो इक्वल है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के, 27 डेज। दोनों मोशन में 27 डेज लग रहे हैं मून को। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ से हमने कभी सेकेंड साइड मून की देखी ही नहीं,
always we have been watching since time immemorial. We have been watching the same side of the moon. मून की हम सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं अर्थ से, दूसरी साइड कभी विजिबल नहीं होती अर्थ से। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न यही है, ये जो 27 डेज का टाइम पीरियड है ना, रोटेशन का भी 27 डेज एंड रेवोल्यूशन का भी 27 डेज का जो टाइम है, इसकी वजह से हमें मून की एक ही साइड देखने को मिलती है। ये हम करेंगे इमेज में, एक इमेज की हेल्प से। यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि जो रोटेशन मोशन मतलब अपनी ही एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है और जो रेवोल्यूशनरी मोशन है मून का, दोनों के लिए 27 डेज का टाइम लग रहा है। ये रीज़न है। अब इमेज में हम इसको और अच्छे समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं इमेज की तरफ। ड्रॉ करके रखा है और ड्रॉ कर रखी है, और यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पे मैंने मून को दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ग्रे एंड येलो कलर से मैंने मून ड्रॉ किया है एंड पिंक कलर से मैंने इसकी ऑर्बिट ड्रॉ की है अराउंड दी अर्थ। ठीक है, तो दो मोशन यहाँ पर मून फॉलो करेगा, एक तो है रोटेशन और दूसरा मोशन है रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन दो टाइप के मोशन यहाँ पर ये मून कवर करेगा। नाउ यहाँ पर एट दी फर्स्ट प्लेस एकदम अर्थ के एकदम राइट में आप देखिए, ओके यहाँ पर देखिए डे 1 की बात करते हैं। तो डे 1 में यहाँ पर आप मून की पोजीशन देख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट फेस कर रहा है अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। और ये किस साइड में है मून के? ये मून के लेफ्ट साइड में, आप देख रहे हो मून के लेफ्ट साइड में है और येलो वाला पार्ट फेस कर रखा है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। ठीक है, अब ये रेवोल्यूशनरी मोशन क्योंकि फॉलो कर रहा है तो फर्दर मून आगे की तरफ बढ़ रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, रेवोल्यूशन भी। अब फिर से आप देखिए येलो वाला जो साइड है मून के लेफ्ट में है। ठीक है, मून के लेफ्ट में है और यहाँ पर क्या है, इसका जो फेस है येलो वाली साइड वो किसकी तरफ है? वो अर्थ की तरफ है। नाउ फर्दर जब मूव हुआ तब भी किस साइड है? येलो वाली साइड, येलो वाला जो फेस है वो अर्थ की तरफ है। अगेन हियर मान लो ये डे 14 है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो येलो वाली जो साइड है वो किसके अलोंग है? वो है फेस कर रही है अर्थ की तरफ। ठीक है, लेकिन अब ये जो येलो वाली साइड है मून के रिस्पेक्ट में, तो ये राइट हैंड पे आ गई, दिख रहा है आपको? मून के रिस्पेक्ट में राइट हैंड पे। फर्स्ट इमेज में डे 1 में मून के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड थी, अब डे 14-15 के अराउंड ये आपको दिख रहा है कि ये है राइट साइड में। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, डे 1 में लेफ्ट था और डे 14-15 के अराउंड ये हो गया राइट साइड में। तो यहाँ इसका मतलब ये रोटेशन, रेवोल्यूशन तो आपको सिंपली दिख रहा है कि मून यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए आ गया, ये तो आपको दिख रहा है रेवोल्यूशन। अब रोटेशनल मोशन भी यहाँ आपको दिख रहा है कि एक रोटेशन भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का और रोटेशन का दोनों सेम है। ठीक है, दोनों टाइम पीरियड सेम है, इसलिए ये चेंज आपको इस तरीके से इतना ईजिली दिखाई नहीं दे रहा है कि मून का जो रोटेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। नाउ अगेन यहाँ पर आप देखिए येलो वाली जो साइड है वो फेस कर रही है अर्थ की तरफ, येलो वाली साइड फेस कर रही है अर्थ की तरफ, येलो वाली साइड फेस कर रही है अर्थ की तरफ। तो यहाँ पर मुझे बताओ पूरे रेवोल्यूशनरी मोशन में आपने क्या सेकंड साइड ऑफ मून देखी? नहीं देखी। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इस टाइप के मोशन को बोला जाता है सिंक्रोनस मोशन। ठीक है, एकदम सिंक। आई होप ये चीज़ मैं क्लियर कर पाई हूँ उस इमेज की हेल्प से कि जो मून है वो सिंक्रोनस मोशन में इन्वॉल्व है अराउंड दी अर्थ, जिसकी वजह से हमें मून की सिर्फ और सिर्फ एक साइड देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब हमने कभी भी मून की सेकंड साइड देखी नहीं। अब मून पे क्या है? मून पे वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेन्स। प्लेन क्या है? मैदानी इलाके। माउंटेन्स क्या है? जो पहाड़ पर्वत ये है। एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब है यहाँ पर गड्ढा। ठीक है, जैसे जो मून की सरफेस है, मून की सरफेस पे काफ़ी सारे डिप्रेशन हैं। डिप्रेशन मतलब गड्ढे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स उससे टकराते रहते हैं, टकराए हैं,
पास्ट में भी, जिसकी वजह से क्या हो गया है, उसकी जो सरफेस है उस पर डिप्रेशन क्रिएट हो गया। इन्हें क्रेटर्स बोला जाता है। वैसे जो मून के गड्ढे हैं उन्हें क्रेटर्स बोला जाता है। नाउ सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो ये हमने कर ही रखा है वैसे कि सैटेलाइट क्या है, जिससे कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड मूव कर रही है उसे सैटेलाइट बोल दिया। सैटेलाइट दो टाइप की हो गई, एक नेचुरल सैटेलाइट जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, और एक होती है मैन मेड सैटेलाइट, या फिर इसे हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन्स ने बनाई है, नेचुरली अकर नहीं कर रही है इन्वायरमेंट में, तो वो हो गई हमारी ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन, या फिर कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो इमेज, इस इमेज की हेल्प से आप समझ सकते हो, जैसे ये रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर की हेल्प से यहाँ पर सेकेंड स्टेप में यहाँ पर इसे डिटैच कर रहे हैं हम सैटेलाइट को। सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ दिया है इस रॉकेट ने। अब वो रॉकेट क्या है? वापस अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रॉकेट वापस अर्थ पे, जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वापस अर्थ की तरफ आ जाता है, और सैटेलाइट वहीं ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देती है। वैसे भी काफ़ी टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, अभी हम फर्दर पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में आगे कभी। तो यहाँ तक आपको बस ये जानना है कि ये सैटेलाइट्स भी अर्थ के अराउंड मूव करती है, जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट मून करता है वैसे ये भी मूव करती है, ठीक है। कुछ इंडियन सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं उनके नाम है इनसेट, IRS एंड एड्यूसेट। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, What do animals and plants require in order to grow and survive? Plants और animals को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए? तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फूड, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या है? इम्पॉर्टेंट है। प्लांट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लैंड सॉइल इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए, एंड एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दे बोथ शेयर सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ